वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। सो गुड मॉर्निंग हो गई है, तो अब चलते हैं करंट अफेयर्स क्लास को करने के लिए। जैसा कि मैंने बोला था कि हम सारे के सारे करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स ही करेंगे। इम्पोर्टेंट मीन्स दैट कैन ओनली कम्स इन योर एग्जाम्स। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करने वाले। और कैसे कवर अप करना है इन करंट अफेयर्स को वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप अफेयर्स की वीडियो देख रखी होंगी, अगर आपने नहीं देखी है मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, एंड दैट लास्ट कम्स टू योर मार्च। इसके आगे भी होगा, बट द 10th डे ऑफ अप्रैल इट्स योर सीडीएस एग्जाम, राइट। सीडीएस एग्जाम के लिए हम यहाँ पर 10th इसके लिए प्रिपेयर होंगे कि मार्च का करंट अफेयर भी हमारा एक भी ना छूटे। तो सारे कवर अप हो जाएंगे। डेली क्लास आ जाएगी करंट अफेयर्स की, और आई थिंक इट विल बी टेकिंग योर 5th पार्ट। टोटल 5 पार्ट आएंगे। 5 भी तो नहीं, अगर 4 पार्ट हो जाएंगे। बट इस मार्च महीने में काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स आए हैं, तो जो न्यूज़पेपर में मैंने कटिंग्स अपनी रखी हुई हैं, आई होप कि शायद एटलीस्ट 4 पार्ट तो लेगी। और अगर ज़्यादा कुछ बच भी जाता है तो उसको मैं 5th पार्ट में इंक्लूड कर दूंगा। आई होप कि उसमें क्वेश्चन कम हो और आपके पास जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको कवर अप करनी है वो आपके एग्जाम के लिए हो जाए प्रिपेयर। Okay, so let's start the class. I hope you are also excited for this class. So let's enjoy the class. And yeah guys, अगर क्लास पसंद आती है तो बिना लाइक करे मत जाना, ठीक है। लाइक कर देना ताकि मुझे आपका एफर्ट पता लग जाए। So let's begin the class. Okay. So now I just want to let you know that guys, मैं आज आपको इस बार पहले ही क्वेश्चन देने वाला हूँ होमवर्क के लिए। होमवर्क के लिए क्वेश्चन मीन्स आप हमेशा प्रिपेयर्डनेस रखोगे, पहले से ही प्रिपेयर्डनेस होगी तभी आप अच्छे से कर पाओगे एग्जाम भी, राइट। तो चलो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। आप ये होमवर्क मुझे वीडियो के एंड में कमेंट करना। यहाँ लाइव क्लास में कोई मत करना, होमवर्क के एंड में आपको वीडियो के एंड में नहीं छोड़ना। दूसरों को भी दिखाओ कि देखो इस क्लास में होमवर्क मिलता है और वो होमवर्क का आंसर रोज करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कौन सा नेशन है जिसे अभी अभी राइट मिला है कि वो होस्ट कर सकता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को, ठीक है। और वो कौन सा सेशन होल्ड करेगा की बात की गई है, ठीक है। 2023 की बात की गई है कि कौन सा नेशन है जिसने अभी अभी जीता है राइट कि वो होस्ट कर सकता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी सेशन 2023 का, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर है ए चाइना, बी पाकिस्तान, सी जापान और डी इंडिया। एक बड़ा मुझे देश दिख रहा है ऐसा, जो ऐसा देश है जिसे देख के मैं बहुत ही खुश हो जाता हूँ। वो देश मुझे बहुत जल्दी दिख रहा है। आई होप कि आप सही से आंसर कर सकोगे इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। और एक तो ऐसा निकम्मा देश है, उसके बारे में क्या ही बोल सकेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं सीधा अपने पार्ट 1 करंट अफेयर कवर अप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप कि सारे हो चुके होंगे। और मैं आपको बताऊँ 5 अप्रैल या 5 to 8 अप्रैल के बीच में या 5 to 6 अप्रैल के बीच में, 5 भी नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ कि इससे पहले हम यहाँ टेस्ट ले लेंगे 4 to 6 अप्रैल के बीच में, ठीक है। आप टेंशन मत लो, इससे पहले ही हम आपके एग्जाम से पहले टेस्ट ले लूंगा मैं मार्च महीने का भी, ताकि आपका एग्जाम से पहले ना पकड़ बनी रहे, ठीक है, करंट अफेयर्स पे। चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पार्ट 1। आई होप यू लाइक दिस क्लास। इफ यू लाइक इट, अदरवाइज आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप चैनल पे न्यू हो तो। चलिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला क्वेश्चन पूछ रहा है वो कौन सा स्टेट है जिसमें एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर के को सेटअप किया गया, कहाँ पर? सिंधुदुर्ग में, ठीक है। अब सिंधुदुर्ग तो ठीक है, लेकिन पहले में समझना होगा एमएसएमई क्या है, एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। अब ये है क्या, ये कौन है, ये क्या करती है, इसके बारे में जानने बैठोगे तो गाइस यूपीएससी का आईएएस एग्जाम निकाल लो, ठीक है। इसे डिफेंस को मत करो, क्योंकि डिफेंस इतना नहीं पूछता। आपको इसके बाद सीधा कहाँ जाना है? सीधा डिफेंस में जाना है। डिफेंस के लिए आपको नॉर्मली एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इसकी फुल फॉर्म होती है मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, ये याद हो गया। अब इसके बाद ये याद कर लो कि इसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, ठीक है। इस टाइम पे करंट गवर्नमेंट के यूनियन मिनिस्टर एमएसएमई को किसे बनाया गया? दैट इज नारायण राणे को। किसको बनाया गया? नारायण राणे। स्पेलिंग याद रखना नारायण की, ठीक है, एंड देन नारायण सर, राणे सर, ठीक है। ओके, और ये कहाँ पे सेटअप किया गया है? किस स्टेट में? दैट इज महाराष्ट्र स्टेट में सेटअप किया गया है, सिंधुदुर्ग में। सिंधुदुर्ग सिटी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर को सेटअप किया गया है, ताकि कल को जो एमएसएमई जो कंपनी आ रही है वो अपने आप को बूस्ट कर सके, एक प्रोग्रेस मिल सके, ताकि देश डेवलप हो सके, ठीक है। ये क्वेश्चन याद हो गया। ऐसे ही आगे क्वेश्चन पे चलते हैं, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है गाइस, सारे के सारे, ठीक है। मैंने एक भी एक्स्ट्रा नहीं लिया। दैट्स वाई मैं कभी भी डेली करंट अफेयर्स नहीं लेके आता। मैं सिर्फ, क्योंकि डेली में बहुत क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट ना हो आपके एग्जाम को लेकर, और हमें बर्डन लेके नहीं चलना, हमें वो लेके चलना है जो एग्जाम में आने वाला है। जो एग्जाम में आएगा वही हमें कवर अप करना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वो कौन सा एयरपोर्ट है इंडिया के अंदर जिसको स्टेटस मिला है पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का इन मार्च 2022 के अंदर, ठीक है। कौन सा एयरपोर्ट को मिला है वो स्टेटस जिसको पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का स्टेटस मिलेगा मार्च 2022 में? आई होप मिल गया, ठीक है। एंड राइट ऑप्शन क्या? दैट इज सी कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ठीक है। कोची एयरपोर्ट लिमिटेड। आप इसको ऐसे भी याद करते हो, सीआल करके याद कर सकते हो, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, ओके।
और ये जो इसको मिला है स्टेटस, ये किस वजह से मिला है, क्योंकि इसने क्या करा है, अभी सेट किया है कमीशन को, मतलब कि कितना कमीशन निकाल दिया उसने, आई मीन कमीशन नहीं, सेट टू कमीशन टू 10 मेगावाट पावर, ठीक है। कितनी पावर निकाल दी उसने, 10 मेगावाट पावर अपनी निकाल दी, ताकि एयरपोर्ट जो है उसके अंदर ये एनर्जी लग सके, ठीक है। और इस लगाने की वजह से इसमें क्या लगाया उसने, सोलर पावर प्लांट लगाया, ठीक है। क्या लगाया, सोलर पावर प्लांट, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी है। क्या है बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी, वो रिन्यूएबल एनर्जी फायदा देगी ताकि हम यहाँ पर कार्बन एमिशन को कम कर सकें। दैट्स वाई इसको स्टेटस मिला है पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट ऑफ इंडिया का मार्च 2022 के अंदर। गॉट इट नाउ, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये एयरपोर्ट है कहाँ पर, इसे भी याद कर लो, दैट इज कन्नौर, ठीक है। कन्नौर ऑफ, अच्छा कन्नौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला, ठीक है, याद रखना इस चीज को। कन्नौर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे आता है, केरला के अंदर। केरला सिटी बड़ी प्यारी केरला सिटी है। अच्छा, इसका कैपिटल क्या है केरला का, मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में मुझे कैपिटल बताना केरला की कौन सी कैपिटल है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। अगर आप सीडीएस, एनडीएस, सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं लेके आया। हाँ, हो सकता है कि इसमें से एफकेट में हो सकता है कि जो एग्जाम डालता है उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या अगर कोई और अदर एग्जाम है एसएससी के टाइप का, तो शायद आई होप कि यू विल नॉट फाइंड कि इस टाइप के क्वेश्चन रेगुलर आए, बट ये वाला क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में आएगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा की बात की गई है, जो स्पेशल एवेक्यूएशन मिशन था, इवैक्यूएशन मिशन, जिसमें लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ताकि हम अपने इंडियन नेशनल्स को वहां से, मतलब इंडियन के जो लोग थे हमारे, उनको दूसरी कंट्री से लेके आ सकें। लेकिन वो कौन सी कंट्री है, दैट इज यूक्रेन। आपको पता है रशिया और यूक्रेन के बीच में जो एक वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, जो टेंस काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, उस सिचुएशन के बीच में यूक्रेन में जो लोग हमारे देश के जो लोग थे, उन लोगों को लेके आए हैं। और वो मिशन कौन सा था, ये याद रखना, ऑपरेशन गंगा, ठीक है। इसके अंदर अब इसमें क्या हुआ था, कितने लोग आए थे, कहाँ से आए थे, इस पे ज्यादा विचार मत करो, ठीक है। विचार इस पे करो कि हम ज्यादातर अपना कौन सा इंडियन एयरफोर्स अपना कौन सा एयरक्राफ्ट लेगी थी, C-17 ग्लोब मास्टर लेगी थी, ठीक है, ये याद रखना। बाकी और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है कि किस टाइम पे कितने बंदे आए, किस टाइम पे कितने बंदे नहीं आए। रोजाना की न्यूज को लेके मत बैठा करो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, थीम के ऊपर। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं इस टाइप के। व्हाट इज द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022? नेशनल साइंस डे 2022 का थीम क्या था, और थीम क्या है, दैट इज डी। डी बेसिकली क्या है, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर, राइट। और आप लोग भी चाहते होंगे कि ये हमारा फ्यूचर कैसा हो, सस्टेनेबल टाइप से हो, रिन्यूएबल टाइप ऑफ एनर्जी यूज होनी चाहिए, है ना। आप भी सोचते हैं। अगर आपको भी सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए तो हमेशा आंसर आपको किस पे लगाना होगा, डी पे। इस साल का जो साइंस डे बना था, नेशनल साइंस डे 2022, इस दिन हमारे को क्या ऑप्शन लगाना है, दैट इज डी। इंटीग्रेटेड अप्रोच होनी चाहिए आपकी साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए, वो सस्टेनेबल फ्यूचर बनाने के लिए। अगर आप सस्टेनेबल फ्यूचर चाहते हो तो डी ऑप्शन लगा देना। कहीं पर भी मिल जाए ऑप्शन के अंदर कि सस्टेनेबल फ्यूचर की बात की गई है, सीधा ऑप्शन लगा दो और राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये याद करो, नेशनल साइंस डे हम किस दिन मनाते हैं, दैट इज ऑन 28 फेब को, 28 फेब को। और वो क्यों मनाते हैं, ताकि हम एनिवर्सरी मनाते हैं किसकी, टू मार्क द एनिवर्सरी ऑफ या रमन इफेक्ट की, ठीक है। रमन इफेक्ट किसने दिया था, सीवी रमन सर ने दिया था हमें, जो कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है। और हाँ, एक चीज और याद करो इसके अंदर, जैसे कि हम बात करते हैं नेशनल साइंस डे की, हमने बात कर ली, लेकिन अगर इसमें बात करें वर्ल्ड साइंस डे कब मनाते हैं, मैंने WSD लिख दिया, समझ जाना, वर्ल्ड साइंस डे की बात कर रहा हूँ। वर्ल्ड साइंस डे मनाते हैं 10 नवंबर को, ठीक है। कब मनाते हैं, 10 नवंबर को मनाते हैं। इसका थीम क्या है, थीम आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे, ठीक है। मैं इतने सारे क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप लोगों को मेरे साथ पढ़ा चुका हूँ, तभी आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। नवंबर का करंट अफेयर में खत्म हो गया। आगे इसमें एक और चीज याद कर लो, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। NGCD लिख दिया मैंने, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है। आप अगर नोटबुक लेके बैठे हो तो लिख लेना, ठीक है, चीज़ों को, ताकि जब मैं आपसे टेस्ट लूँ तो आपको पता होना चाहिए। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हम कब मनाते हैं, दैट इज ऑन 24 Jan, ठीक है। अभी अभी निकला है, याद रहना चाहिए चीज़ों के बारे में। और अगर हम इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करें, इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे वो हम किस दिन मनाते हैं, दैट इज 11th अक्टूबर, ठीक है, 11th अक्टूबर। अब ये कैसे याद रखोगी चीज़ों को, 10th अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे, राइट। मनाते नहीं मनाते, सॉरी 10th नहीं, 8th अक्टूबर को, ठीक है। ओके, 8th अक्टूबर को हम क्या मनाते हैं, दैट इज इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। एंड उसके बाद हम क्या मनाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, दैट इज ऑन 11th अक्टूबर। ओके, चलिए अगले पे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट थे व्लादिमीर जेलेंस्की, वो एक फॉर्मली किसी एक इंडस्ट्री के पहले पार्ट थे, बाद में मतलब पॉलिटिक्स में एंटर करने से पहले, और पॉलिटिक्स में कैसे आए, जब प्रेसिडेंट बन गए, राइट। लेकिन पॉलिटिक्स में आने से पहले वो किस इंडस्ट्री के अंदर थे, किस इंडस्ट्री का पार्ट थे, वो थे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने पहले किस में काम किया था, एक्टर में काम किया था। एक्टर के साथ उन्होंने कॉमेडियन का काम भी किया था, इसलिए वो अभी पॉपुलर भी हो गए थे काफी ज्यादा कि वो कॉमेडियन है, और कॉमेडियन के बाद वो
पॉलिटिक्स में एंटर करके प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ठीक है। तो ये सब तो उनका स्ट्रगल है, बट व्हाट बेसिकली वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर द एग्जाम कि बेसिकली वो पूछ सकता है कि किस इंडस्ट्री से थे, तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से थे, और इंडस्ट्री के अंदर भी कौन क्या रोल प्ले किया था, एक्टर और कॉमेडियन, बस यही चीज पता होना चाहिए। और प्रेसिडेंट किसके हैं, ये व्लादिमीर जेलेंस्की, ये आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, बस, ठीक है। बाकी रशिया के प्रेसिडेंट भी ये पता होना चाहिए, वो कौन है, व्लादिमीर पुतिन, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सदी तारिक, बहुत बढ़िया नाम है, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, याद रखना सभी एग्जाम के लिए, स्पेशली बोलने की जरूरत नहीं है, सीडीएस, सीएफएफ, एनडीए, ठीक है, एफकेट, एनीथिंग, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सादिया तारिक के बारे में पूछा गया, जो कि अभी न्यूज में थी, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, किस इवेंट में, वो इवेंट था वुशु इवेंट, ठीक है। वुशु इवेंट क्या, एक मार्शल स्पोर्ट्स इवेंट है, ठीक है, मार्शल स्पोर्ट्स इवेंट है, ठीक है। इसमें इन्होंने क्या जीता है, मेडल जीता है, कौन सा, गोल्ड मेडल, याद रखना। और वो दिखता कैसा है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक हिंट दिखाता हूँ, वाह, ऐसा मार्शल स्पोर्ट्स इवेंट होता है ये, ठीक है। इसमें 2 लोग प्लेयर खेलते हैं, और ऐसे जैसे रेसलिंग लगता है वैसे ही, लेकिन ये मार्शल आर्ट है, इसमें आपको हैंड और साथ में अपने लेग्स का मूवमेंट भी करना होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। जापान और इंडिया ने एक रिन्यू किया बायलैटरल स्वैप अरेंजमेंट, जो कि साइन होता 2018 के अंदर। अब इसका साइज कितना बढ़ गया है, अब इसका साइज बीएसए का हो गया है, दैट इज सी, $75 बिलियन बढ़ गया है। अब ये बीएसए अरेंजमेंट क्या है, इसके बारे में बस इतना जान लो कि ये वो एक एग्रीमेंट है, अरेंजमेंट है, जिसमें कि 2 कंट्री, 2 वे, में क्या होता है कि 2 कंट्री आपस में अपनी करेंसी को स्वैप करते हैं किसी काम के लिए, प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। वो क्यों होता है, ये आपको पता होगा, करेंसी यूएस डॉलर को कि हटाकर उसकी जगह अपनी करेंसी को, लोकल करेंसी को यहाँ पर एक्सचेंज करते हैं यूएस डॉलर की जगह, बस इतना याद रखना है। इसके अलावा और याद मत रखो, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, बस इतना याद रखना, करंट अफेयर्स के हिसाब से $75 बिलियन एग्जाम को एग्जाम के लेकर चलो, ठीक है, ना कि उसकी पूरी चटनी बना के देखो कि कैसी बनेगी चटनी, हरी बनेगी या लाल बनेगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिया की पहली एम्बुलेंस, ये काबिलियत बात है, इंडिया की पहली एम्बुलेंस बनी है स्ट्रीट एनिमल्स के लिए, जो कि अब किस सिटी में लॉन्च की गई है, इस बारे में बताना है। इंडिया में पूछा गया है कि इंडिया की पहली स्ट्रीट एम्बुलेंस किस स्टेट में लॉन्च की गई है, दैट इज इन चेन्नई, डी ऑप्शन, चेन्नई के अंदर लॉन्च की गई है। और स्टार्ट किसने की है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टार्टेड बाय द ब्लू क्रॉस, इसके द्वारा, ब्लू क्रॉस के द्वारा स्टार्ट की गई है। और इसमें एक चीज और जानने की जरूरत है आपको, ब्लू क्रॉस ऑफ इंडिया, और जानने की जरूरत क्या है कि किसके साथ कोलैबोरेट की है, मैं प्लस लगा रहा हूँ, ये प्लस का साइन है, प्लस मतलब इन कोलैबोरेशन विद किसके साथ, इंटरनेशनल, हमें चलो पूरा इंटरनेशनली लिख देता हूँ, नहीं तो फिर आप शायद समझ ना पाओ कि क्या है, और ये मेरा आई है, कभी आप सोचो कि ये क्या बना रहा है, ठीक है। इंटरनेशनल, आप में से बहुत लोग बनाते होंगे ऐसा ही, है ना, एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम क्या है, 4PO, ठीक है। इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दिया ताकि आपको ये पता रहे किसके नाम के बारे में, 4PO के बारे में, ठीक है, 4PO, ओके। पो किसके लिए होते हैं, जो छोटे छोटे एनिमल होते हैं, डॉग टाइप हो गए, कैट टाइप हो गए, उनके पैर जो होते हैं उनको पो कहते हैं, ठीक है। चलो ये याद करने के लिए बता दिया, अगर आपके रीजनिंग में भी एफकेट में आता है तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया अभी एक ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन, किस सिटी के अंदर किया है, दैट इज विशाखापट्टनम में किया है। विशाखापट्टनम के अंदर एक ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन किया है, उस ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन में हमने क्या शोकेस किया है, इंडियन नेवी ने शोकेस किया है, क्या शोकेस किया है, अलग अलग स्ट्रेटेजी जितने भी काइंड ऑफ ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, टैक्टिक्स अपने शोकेस की है, ठीक है। उसमें शोकेस क्या है, स्काई डाइविंग शो की गई है, ठीक है, फ्लाई पास्ट शोकेस किया गया है, ठीक है, नेवल एयरक्राफ्ट के द्वारा, और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशंस, ठीक है। ये पता होनी चाहिए वो चीज़ें अपने आर्म फोर्सेस के बारे में, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। रेस्क्यू ऑपरेशन करवाना, जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे, है ना, स्काई डाइविंग करना, और फ्लाई पास्ट किया गया इंडियन नेवल एयरक्राफ्ट के द्वारा, ठीक है, और ये चीज़ें पता होना चाहिए। और कहाँ पर है, विशाखापट्टनम में, ठीक है। चलिए अगले पे, इंडियन नेवी के द्वारा हुआ है। अच्छा इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, जल्दी से आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। ये सभी क्वेश्चन ना आप नोटबुक में लिख लेना, ताकि आप मुझे वीडियो के एंड में बता सको और मैं जानूंगा किस किसने आंसर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, 19th एडिशन, ये याद रखना कौन सा एडिशन है, 19th एडिशन है किसका, इंडिया यूएस का मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप का, ठीक है। ये मीटिंग हुई थी किस जगह पर, ये पूछा गया है, और ये मीटिंग हुई थी आगरा में। आगरा कौन से स्टेट में आता है, दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश स्टेट में आता है आगरा, ठीक है। और इसके अलावा आपको क्या जानने की जरूरत है कि इंडिया के अमेठी में ही 7.5 लाख AK-203 राइफल्स को ही बनाया जा रहा है, और भी बहुत सारी न्यूज़ है यूपी को लेकर, बट अभी हमें इस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप के हिसाब से सोचना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 19th एडिशन पूछा गया है, इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप, और आपको पता होगा मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप क्यों बनाया जाता है,
ताकि दो कंट्री के बीच में एक रेगुलर टॉक्स होती रहे, ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी और एक ऑपरेशन लेवल पे भी बातचीत होती रहे, रेगुलर टॉक्स होती रहे, ठीक है, ताकि इंटीग्रेटेड जो जो ये हेडक्वार्टर्स होते हैं उनके बारे में बात कर सके, डिफेंस जो लेवल पे बात कर सके, ठीक है, ताकि कंट्री के रिलेशन भी बने रहे, साथ में मिलिट्री के बीच में भी बातचीत बनी रहे। ओके ओके नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है, इसके क्वेश्चन में पूछ आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हो जो सीएपीएफ और सीडीएस एग्जाम में भी और एनडीए में भी। इस पर डिप्लोमेटिक रिलेशन की बात की गई है, इट मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन है ये, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन पे आपका करंट अफेयर, ठीक है। अब हम पूछ रहे हैं कि यहाँ पर जो इंडिया और बेल्जियम के बीच में जो डे कंप्लीट हुआ है, कितने साल कंप्लीट हो गए उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन के बीच में, तो दैट इज 75 ईयर्स। इंडिया और बेल्जियम ने अपने 75 ईयर्स ऑफ कंप्लीट कर लिया डिप्लोमेटिक रिलेशन। अब एक चीज याद रखनी है, ये गाइस ये किसका मैप है, ये हमारे प्यारे भारत का मैप है, ठीक है, और ये किसका मैप है, दैट इज बेल्जियम का, ठीक है, थोड़ा सा पता होना चाहिए, साइड में ब्लैक है, फिर येलो, फिर रेड, ठीक है, चीजें पता होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट एक ई बिल सिस्टम जनरेट किया गया, किसके द्वारा और लॉन्च किया गया, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है हमारी इंडिया की, दैट इज निर्मला सीतारमण, ठीक है, और ये सिस्टम जो है किसके द्वारा डेवलप किया गया पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब बी ऑप्शन के द्वारा, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा, ताकि जो भी ट्रांजेक्शन होती है, मतलब कोई भी एक्सपोर्ट हो रहा है, कोई भी सामान इंपोर्ट हो रहा है, जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको हम ई बिल के थ्रू जनरेट कर सकते हैं जीएसटी को बनाने की वजह से, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ी सी आपके इकोनॉमिक फैक्टर के थ्रू आप समझ सकते हो। पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो अथॉरिटी है उसने बनाया एक ई बिल को, ठीक है, और लॉन्च किसने किया, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है, ठीक है। और ये भी याद रखना, ये फाइनेंस की एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की एक डिवीजन है, ठीक है, क्या है ये, डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। तो ये पता चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपसे पूछ लिया कि पब्लिक फाइनेंस मिनिस्टर सिस्टम ये क्या है, तो आपसे कोई पूछ लेगा तो आपको बताना चाहिए प्राइवेट कंपनी नहीं है, पब्लिक कंपनी नहीं है, या फिर ये क्या है, डिवीजन है इसका, ठीक है। चलिए अगले पे, एक्सएस वायु शक्ति, वायु शक्ति से ही समझ जाना चाहिए, वायु करके लिखा है, इट मीन्स ये किसकी एक्सेस होगी, दैट इज इंडियन एयरफोर्स की। और ऑर्गेनाइज किस इंडियन आर्म फोर्सेज द्वारा हो रहा है, आंसर कर दिया मैंने, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इंडियन एयरफोर्स डे हम कब मनाते हैं, जल्दी मुझे आंसर कर दो, मुझे पता है आप लोगों को मैंने बता चुका हूँ, लेट्स सी कि आप लोग कितना समझ गए एक बार में। ओके अगला क्वेश्चन क्या है, इंडियन आर्मी ने कितनी ऐप्स को बैन कर दिया ताकि जो भी इंफॉर्मेशन लीक होती है उसको रोक सके अपने पर्सनल के द्वारा। तो वो कितनी ऐप्स हैं, 89 ऐप्स, बहुत ह्यूज ऐप्स हैं, ठीक है। अब ये मत कहना इसमें टिकटॉक ऐप भी होगी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी ऐप्स हैं, ऐसी चाइनीज ऐप भी हैं और कुछ अदर ऐप्स भी हैं जिससे इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो उन एप्लीकेशन को बैन कर दिया इंडियन आर्मी, ठीक है। अच्छा इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, ये भी बता दो, ठीक है। इंडियन नेवी डे भी मैं पूछ चुका आपसे, ठीक है, वो भी बता देना, इंडियन नेवी डे कब मनाते हैं, इंडियन आर्मी डे कब मनाते हैं, इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाते हैं। चलो बस ये 4 फोर्सेज के बारे में बता दो मुझे, ठीक है, इनके डे कब मनाते हैं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, ठीक है। अभी इनका राइजिंग डे भी बनाया था हमने, ठीक है, अभी बिल्कुल ज़्यादा दिन भी नहीं गए, फैब में बनाया था, ठीक है। चलो हिंट भी ले लो। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट गाइस, सीडीएस एफएड सीएपीएफ सारे एग्जाम के लिए। इसमें पूछ रहा है कि वो इंडियन शूटर कौन है जिसने गोल्ड मेडल जीता है मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के अंदर, जो कि 2022 का इवेंट था, और ये कौन सा इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप जो कि कायरो में है। कायरो कहाँ पर है, इजिप्ट के अंदर, ठीक है, इजिप्ट में ये इवेंट हुआ था। और वो इंडियन शूटर कौन है, दैट इज सौरभ चौधरी। सौरभ चौधरी ने किसमें किया था, याद रखना, 10 मीटर एयर पिस्टल में, ठीक है, किसमें किया था, 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में किया था, ठीक है, और वो भी कहाँ हुआ था, 2022 इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, याद रखना चाहिए, ठीक है। चलो मैं लिख ही देता हूँ, INTL मतलब मैंने लिखा है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 के अंदर जीता था सौरभ चौधरी ने, ठीक है, गोल्ड मेडल जीत कर आया लड़का, अपना खुश होना चाहिए। आई थिंक मिनट से है बंदा लड़का, ठीक है। चलो 16 क्वेश्चन चलते हैं। प्रोफेसर दीपक धार वो कौन से इंडियन बने हैं जिन्होंने अवार्ड मिला है, कौन सा गोल्ड मेडल का, किसका, गोल्ड मेडल। अभी याद रखना, इसके बारे में कभी पूछा जाए तो इतना पता होना चाहिए कि 3 साल में एक बार मिलता है, वंस इन थ्राइस, ठीक है, वंस इन 3 ईयर, ऐसे लिख लो याद हो जाएगा ना, वंस इन 3 ईयर, 3 साल में एक बार मिलता है ये गोल्ड मेडल। और वो किसको मिलता है, जो स्टैटिस्टिक्स में बहुत अच्छा काम करते हैं, उनको ऑनर करने के लिए, स्टैटिस्टिक्स में जो बहुत ज़्यादा बड़ा काम करते हैं, ठीक है, अचीवमेंट जीती उन्होंने, तो उसको ऑनर करने के लिए ये अवार्ड मिलता है। ओके तो ये अवार्ड किसने दिया है, दैट इज कौन सा नंबर का मिला, दैट इज बी, फर्स्ट बने हैं कौन से, प्रोफेसर दीपक धार बने हैं। और ये किसके प्रोफेसर थे, प्रोफेसर ऑफ फिजिसिस्ट, ठीक है, प्रोफेसर ऑफ फिजिसिस्ट।
अब ये किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे या ये क्या काम करते हैं, ये घर पे रहते हैं कि नहीं रहते, चाय पीते कि नहीं पीते, इस बारे में आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है गाइस। बहुत सारे एग्जाम बनते हैं, ऐसे नोट्स बनाते हैं, करंट अफेयर मैगजीन आ जाती है, बेटर है उतना प्रिपेयर करो जो एग्जाम से रिलेटेड है, ठीक है। पता होना चाहिए कितने साल में ये मेडल जो मिलता है वो कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, बस इतना पता होना चाहिए, ठीक है, किस में मिलता है। ओके, नेक्स्ट मीटी। ये मीटी क्या है, ये कोई मीटी मीटी नहीं है, इसका मतलब है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल दिया, अब आपको ये पता होना चाहिए, कभी भी आप न्यूज़पेपर में ये पढ़ो तो आपको पता होना चाहिए कि मीटी मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, मीटी ने कंपनी के साथ टाइप किया जिससे कि इंडियन स्टार्टअप जो आ रहे हैं वो एप्लीकेशन और गेम बनाने में ग्लोबल मार्केट से कॉम्पीट कर सकें, तो उनको ट्रेन करने के लिए किस कंपनी के साथ टाइप किया है वो पूछा है, और वो कंपनी गूगल। एप स्केल अकेडमी प्रोग्राम के थ्रू, कौन सा प्रोग्राम है मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है ये ऐप, लेकिन आपको अगर फिर भी पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एप स्केल अकेडमी प्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के थ्रू उसने बोला है कि मैं 100 जो अर्ली स्टेज, अर्ली मिड स्टेज जो स्टार्टअप्स होंगे उनको मैं क्या करूंगा, सपोर्ट करूंगा, ठीक है। 100 अर्ली मिड स्टेज स्टार्टअप, इंडियन स्टार्टअप, ऐसे सही से लिखा होना चाहिए, इंडियन स्टार्टअप है, ठीक है, हल्के फुल्के नहीं है। ओके, इंडियन स्टार्टअप के उनको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, इस बारे में इंपॉर्टेंट बहुत बड़ा है कि किस इंडियन स्टार्टअप मतलब कंपनी से टाइप किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थीम पूछा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे बेसिकली कब होता है, दैट इज ऑन 3 मार्च ऑफ 2022। अगर आपको याद रखना है कि होता कब है तो याद कर लो कि सर का बर्थडे आता है 1 मार्च को। कब आता है, 1 मार्च को आता है, और 2 दिन बाद सीधा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे हो जाता है। मतलब सर बिल्कुल मतलब जंगली टाइप वाला वो थीम आ जाता है, ठीक है। और जंगली वाला थीम बोल लेते हो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। और आप भी चाहोगे ना कि कोई भी जानवर कहीं पे भी रहता है बिल्कुल आराम से रहे, मतलब मरना वरना नहीं चाहिए, जिंदगी आराम से चाहिए, खुशी से चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, तो उसके लिए हमेशा डी ऑप्शन लगाना होगा। डी ऑप्शन में क्या होगा, अगर आंसर ये दिया हुआ है रिकवरिंग या रिस्टोरेशन, तभी आपको आंसर लगा देना है कि रिकवर करना की स्पीसीज ऑफ फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है। इकोसिस्टम को बचाना है, उसको आराम से जिंदा रखना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जहां पर भी आपको आर 2 बार दिख जाए, रिकवरी रिस्टोरेशन, सीधा आंसर टेप दो, वही आंसर है हमारा, ठीक है। मैंने डी ऑप्शन जो बोला वो इसलिए बोला कि आप पहले पढ़ लो थीम को, तभी ऑप्शन लगाना है। अब वो ए पे आ जाए, बी पे आ जाए, सी पे आ जाए, आपको आंसर लगाना है डी वाला, वही वाला जिसमें कि रिकवरिंग और रिस्टोरेशन दिया हुआ, ठीक है। बहुत बढ़िया, याद हो गया ना आज को। और इसका थीम क्या था इस बार, रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ी तारीफ कर लेते हैं अपने भारत की। अब इसमें पूछा है कि इंडिया की रैंक कितनी है उस वेल्थ रिपोर्ट 2022 में, जो कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, भाई नाइट फ्रैंक के द्वारा, ठीक है। नाइट फ्रैंक के द्वारा दिखाई गई है। इसमें बताया जाता है कि कौन सी कंट्री किस रैंक पे आती है मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनर पॉपुलेशन के अंदर, ठीक है। तो हमारी इंडिया कौन सी रैंक पाई है, अरे नहीं 4th पे नहीं है, अरे 6th पे भी नहीं है, अरे 2nd भी नहीं, इतनी भी आगे नहीं पहुंची, 3rd पोजिशन पे, ठीक है। कौन सी पोजिशन पे, 3rd पोजिशन पे, 3rd पोजिशन भी आई है, जिसमें बताया गया कि इंडिया के अंदर 3rd नंबर के मोस्ट नंबर ऑफ बिलियनर पॉपुलेशन, ठीक है। ये पॉपुलेशन मतलब क्या है, एक पॉपुलेशन के हिसाब से कितने नंबर ऑफ बिलियनर्स है उस हिसाब से निकाली गई है, ग्लोबली रैंक निकाली गई है। और याद रखना ये निकाली गई 2022 रिपोर्ट में, लेकिन निकली कब किस साल की है, दैट इज 2021 की। कौन सी रिपोर्ट है ये, 2021 की, पिछले साल की रिपोर्ट भेजी है इस साल, ठीक है, 2022 में। याद रखना, कभी कंफ्यूज मत। 20 क्वेश्चन के बारे में पूछा गया है, वो कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है 2022 इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। 2022 का इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स थोड़ा सा जीप से फिसल गया, बट कोई बात नहीं। राइट आंसर क्या है, सी, यूनाइटेड स्टेट ने टॉप किया है, ठीक है। अरे अब ये पूछोगे कि सर इंडिया की रैंक क्या है, बता देता हूँ। इंडिया की रैंक कितनी है, 43। और ये रैंक जो निकाली गई है गाइस, ये 2021 की रैंक है, याद रखना। कब 2022 लिखा हुआ है, इट मींस लास्ट ईयर की निकाली है, इस साल रिपोर्ट जो बनी है, ठीक है। इंडिया की रैंक कितनी है, 43। इसमें इंडिया ने आई थिंक 38.40 कुछ स्कोर लिखा है, 38.60 स्कोर है कुछ। स्कोर याद करने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद करना है इंडिया की रैंक कितनी है, 43। और लास्ट ईयर रैंक कितनी थी इंडिया की, लास्ट ईयर इंडिया की रैंक थी दैट इज 46, है ना, 46 थी शायद, या 46 बिल्कुल करेक्ट। 2020 में 2022 में सॉरी 2020 में 46 रैंक है, और 2021 में रैंक कितनी है इंडिया की, दैट इज इंडिया की 43 रैंक है। अगर आपसे पूछ लिया कि इंडिया ने कितनी पोजीशन का जंप लिया है, तो आपको पता है 3 पोजीशन का जंप लिया है, 3rd पोजीशन का, ठीक है। 3 पोजीशन का, ठीक है, 3rd पोजीशन का। अरे ऐसे मत करो, 3 पोजीशन का, ठीक है, +3 किया, -3 +3 भी नहीं। ओके, याद हो गए सारे। ये आज का पार्ट 1 हो गया है। अब आपको बस अगले पार्ट के लिए इंतजार करना है, और जो मैंने आपको होमवर्क दिया है उस होमवर्क को जरूर आपको पूरा करना है। वीडियो के एंड में जाके जरूर लिखना जरूरी है वो, तो अगर नहीं लिखा तो बहुत ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। इतनी बड़ी पनिशमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ इतनी जरूर मिलेगी कि आपको मैं करंट अफेयर का टेस्ट करा कर रह जाऊँगा, ठीक है।
तो ओके, तो होमवर्क जरूर करके जाना है। और एक चीज़, हाँ गाइस, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, चाहो तो दोस्तों से शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लो न्यू चैनल, अगर आप न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपका एफर्ट, मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो उसे लाइक करो, मुझे पता लगेगा, मैं आपके लिए और वीडियो लेगा हूँ, ठीक है। और ट्राई करूंगा कि हम जल्दी से टेस्ट भी कर ले एक मार्च का, मार्च कंप्लीट मंथ का। आपने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना, आपकी वीडियो कवर अप हो जाए, ठीक है। चलो मैं आपसे लेता हूँ यहाँ पे अलविदा। अलविदा मतलब सिर्फ इस वीडियो के लिए, आगे और मिलेंगे हम आपसे और मिलते ही रहेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक दिन एक बड़े ऑफिसर बनो और हमेशा खुश रहो। क्या रहो? स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। बस खुश रहो और आराम से रहो, जिंदा रहो, खुश रहो, ठीक है। जिंदा मतलब खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, ठीक है। जिंदा का मतलब वो मत समझ लग जाना, ऐसे बच्चे वैसे भी आप, ठीक है। ओके गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एंजॉय योर डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। चलो लेट्स एंड दिस क्लास और स्टार्ट करो अपना डे बहुत ही अच्छी खुशी के साथ।